हाँ सर, रिकॉर्डिंग हो रहा है। ओके, चलो फिर ठीक है। हम लोग लास्ट के क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्या? सर हम लोग ने नेशनल मतलब हम लोग पहले डिस्कस कर रहे थे कि क्या क्या डिलीटेड है और क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ठीक उसके है बाद ठीक हमने है, हाँ। और नेशनलिज्म इन इंडिया का इंट्रोडक्शन किया। हाँ, साथ ही साथ हम लोगों ने नेशनलिज्म इन इंडिया का इंट्रोडक्शन भी देखा था लास्ट की क्लास में, ठीक है। तो लास्ट क्लास में नेशनलिज्म इन इंडिया का इंट्रोडक्शन देखा था, जिसमें मैंने बताया था तुम लोगों की डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी कैसे एंगर में थे, किसके अगेंस्ट में, ये कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट में। और इंडिया में कॉलोनियल रूल किसका था उस टाइम पर? ब्रिटिशर्स का, है ब्रिटिशर्स। ना। ब्रिटिशर्स के कॉलोनियल रूल्स थे वहां पर, ठीक है। डिफरेंट सेक्शंस थे, जैसे क्या क्या तुम लोगों ने देखा कि फोर्स्ड रिक्रूटमेंट हो रहा था आर्मी में, ठीक है। अ, फिर उसके साथ कमोडिटीज के प्राइसेस बढ़ रहे थे, ठीक है। इन्फ्लेशन हो रहा था, जिस टर्म को हम क्या बोलते हैं, जब महंगाई बढ़ने लगे तो उस टर्म उससे हम किस टर्म से डिफाइन करते हैं? हाइपर इन्फ्लेशन से, इन्फ्लेशन। ठीक है। जब एक्सेस हो जाए देन इट इज हाइपर इन्फ्लेशन, ठीक है। जब महंगाई नॉमिनल थोड़ा सा बढ़ रहा है तो इन्फ्लेशन, और जब इतना ज्यादा बढ़ जाए जैसे जर्मनी वाले केस में बढ़ा था, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? हाइपर इन्फ्लेशन, ठीक है। ये सब कुछ मैंने इंट्रोडक्शन के फॉर्म में लास्ट के क्लास में मैंने तुम लोग को बता दिया था, ठीक है। साथ ही ये भी बताया था कि जब सबका एक कॉमन सबका जो एंगर है किसी एक कॉमन पर्सन के लिए हो, या फिर कॉमन ऑर्गेनाइजेशन के लिए हो, या फिर कॉमन गवर्नमेंट के लिए हो, तो वो क्या हो जाता है? एक सेंस ऑफ कलेक्टिवनेस अराइज हो जाता है लोगों में, ये बताया था, ठीक है। तो यस सर। इस वजह से 1920s के टाइम पर, ठीक है, 1920s के डिकेड में क्या होना स्टार्ट हो गया था कि लोगों में सेंस ऑफ कॉमननेस या फिर यूनिटी आनी स्टार्ट हो गई थी। लेकिन फिर भी ये क्या था, जो मूवमेंट था वो स्पार्शियल था, पूरे ऑल ओवर इंडिया में नहीं था, कहीं कहीं पर हो रहा था, ठीक है। फर्दर हम आगे के चैप्टर में चलते हैं, मीन्स आगे के टॉपिक में चलते हैं, ठीक है, क्योंकि इंट्रोडक्शन लास्ट क्लास में हम लोगों ने कर लिया था, ठीक है। सो द फर्स्ट वन इज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है और ये चैप्टर भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इजी भी है, बहुत ज्यादा इजी इसलिए है क्योंकि इस चैप्टर को तुम लोगों ने 8th क्लास में भी पढ़ा है, ठीक है, और फिर अभी वापस से पढ़ोगे, ठीक है। यहाँ पर बात हो रही है किस ईयर की बात हो रही है, किस डिकेड की बात हो रही है? 1920s के डिकेड की बात हो रही है, ठीक है। 1920s के टाइम पर क्या हुआ, ठीक है। तो ये चैप्टर बेसिकली डील करता है 1920s के डिकेड को, 1920 से लेकर के 1947 के बीच के टाइम पीरियड को इस चैप्टर में दिखाया गया है, ठीक है। सो लाइन बाय लाइन हम इन चीजों को देखेंगे, ठीक है, और समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो द इन द ईयर आफ्टर 1919, व्हाई 1919? ये ईयर इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इट वाज एंड ऑफ WW1, मींस एंड ऑफ वर्ल्ड वर्ल्ड वॉर वॉर वन। वन, ठीक है। इस 1919 में वर्ल्ड वॉर का एंड हो जाता है। वी सी द नेशनल मूवमेंट स्प्रेडिंग टू न्यू एरियाज, ठीक है, बहुत सारे नए एरिया में नेशनल मूवमेंट फैलने लग गए थे। रीजन क्या था? रीजन ऑलरेडी हम लोग कल डिस्कस कर चुके थे, जिसमें कि आज भी मैं एक बार बता दूं क्या है, कि जब भी वॉर क्रिएट होता है किसी भी दो कंट्री के बीच में, या फिर कभी भी, या फिर पेंडेमिक के सिचुएशन में, जो कि मैंने लास्ट के क्लास में बताया था, कि तो वहां पर कंडीशन क्या आ जाती है? इकोनॉमिकली इन्फ्लेशन हो जाता है, ठीक है। इन्फ्लेशन हो जाता है मीन्स प्राइस ऑफ कमोडिटीज इंक्रीज करने लग जाती है, ठीक है, प्राइस ऑफ कमोडिटीज बढ़ने लग जाती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द वॉर क्रिएटेड, यहाँ सेकंड पैराग्राफ पर आ जाओ। द वॉर क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन, दिस लेड टू अ ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर, ठीक है। जो डिफेंस में जो एक्सपेंडिचर हो रहा था, डिफेंस में जो पैसे खर्च किए जा रहे थे, तो यहाँ पर कुछ ऐसा इकोनॉमिक सिचुएशन अराइज हो चुका था, विच वॉज फाइनेंस्ड बाई वॉर लोन्स, ठीक है। ये कैसे फाइनेंस किए जा रहे थे? इस एक्सपेंसेस को कैसे मीट किए जा रहे थे? लोन लेकर के, किसी रिच कंट्री से लोन लेकर के इस वॉर को कंटिन्यू किया जा रहा था, ठीक है। जिसके वजह से क्या हुआ था? टैक्सेस को इंक्रीज किए गए थे, ठीक है। अब लोन है तो लोन को चुकाना भी तो है। जैसे कि लास्ट के क्लास में तुम लोगों ने देखा, फ्रेंच रेवोल्यूशन में अमेरिका के कॉलोनीज को इंडिपेंडेंट, सॉरी, फ्रांस ने क्या किया था? वॉर एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए लोन लिया था, ठीक है। सो फिर क्या हुआ कि टैक्सेस को इंक्रीज करना पड़ा था। वहां पर भी फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी टैक्सेस को इंक्रीज करना पड़ा था, ठीक है, और यहाँ पर भी टैक्सेस को इंक्रीज करने पड़े थे।
ठीक है, कुछ ऐसे टैक्स भी आए जैसे कस्टम ड्यूटीज, कोई भी प्रोडक्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर जो टैक्सेस लगाए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड कस्टम ड्यूटीज वर रेज्ड एंड इनकम टैक्स वर इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, यही टाइम था इंडिया में जबकि इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया था। इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किया जाने का मतलब क्या है कि अगर तुम जो भी अर्न करते हो उस पर कुछ अमाउंट या फिर कुछ परसेंटेज ऑफ टैक्स तुम्हें गवर्नमेंट को देना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड इनकम टैक्स। ठीक है, तो इसी टाइम पर इनकम टैक्स भी इंट्रोड्यूस हुआ था। तो थ्रू द वार ईयर प्राइस इंक्रीज्ड। ठीक है, वॉर ईयर्स के टाइम पर के टाइम पर प्राइस कमोडिटीज के बढ़ गए थे। लगभग 1913 से 1918 के बीच में प्राइस ऑफ एनी कमोडिटीज वाज डबल्ड। ठीक है, मींस इतना ज्यादा महंगाई बढ़ गई थी कि प्राइस लगभग डबल हो चुका था, लीडिंग टू एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर द कॉमन पीपल। ठीक है, विलेजेस वेर कॉल्ड अपॉन टू सप्लाई सोल्जर्स। एक पहला रीजन क्या समझ में आया, इकोनॉमिक। इकोनॉमिक में क्या, अब सेकंड रीजन देखो यहाँ पर क्या है, विलेजर्स को क्या किया गया था, जो विलेजर्स थे, जो एबल बॉडीड थे, उनको फोर्स्ड रिक्रूटमेंट कराया जा रहा था आर्मी में। ठीक है, कि जबरदस्ती तुम्हें आर्मी में काम करना ही पड़ेगा। आज ये टाइम है कि खूब मेहनत करो, जॉब ही नहीं मिलती, और एक वो टाइम था कि तुम्हें जबरदस्ती, किसी को जबरदस्ती जॉब दिया तो उसमें भी लोग गुस्सा हो जाते थे। ठीक है, तो वहां पर क्या था, फोर्स्ड रिक्रूटमेंट। हाँ बोलो। सर लेकिन अगर वो लोग अगर इसके रिवॉल्ट करते थे इसके खिलाफ, तो लोग उसका उनको क्या होता था? रिवॉल्ट करते थे लेकिन कर नहीं सकते थे ना उतना ज्यादा। ठीक है, क्योंकि उनको सप्रेस कर दिया जाता था, उनके रेवोल्यूशन को दबा दिया जाता था। ठीक है, सो ये रीजन था, फोर्स रिक्रूटमेंट की वजह से विलेज रूरल एरिया में या फिर विलेज एरिया में वाइड स्प्रेड एंगर फैल चुका था। ठीक है, 1918 और 1919 और 1920 और 21 के बीच में, मींस टोटल 1918 से 1921 के बीच में क्या हुआ था, इंडिया में क्रॉप्स फेल हो गया था। क्रॉप्स फेल होने का रीजन क्या हो सकता है कि उस टाइम पर रेनफॉल नहीं हुआ होगा। रेनफॉल नहीं हुआ होगा इसका मतलब क्या है, ज्योग्राफी के 9th क्लास में पढ़ा, क्लाइमेट में क्या होता है, कौन सा सिचुएशन होती है, वो कौन सी सिचुएशन होती है जब रेनफॉल कम होता है इंडिया में, मानसून कम आता है, एल नीनो, है ना। जब भी एल नीनो होगा तो इंडिया में क्या होगा, रेनफॉल कम होगा, मानसून वीक रहेगा। ठीक है, तो क्रॉप्स फेल हो गए थे। ठीक है, क्रॉप्स फेल होने की वजह से क्या होगा कि शॉर्टेज ऑफ फूड हो जाएगा, मतलब कि जब प्रोडक्शन होगा ही नहीं, ठीक है, हार्वेस्टिंग उतनी अच्छी होगी नहीं, तो फिर क्या होगा, फूड ग्रेन्स की कमी हो जाएगी, और जो कुछ भी फूड ग्रेन्स आ रहा था उसको कहाँ पर ले लिया जाता था, उसको आर्मी को फीड करने में रख लिया जाता था। ठीक है, साथ ही साथ क्या हुआ था कि ये तो क्रॉप फेल भी हो गया, साथ ही साथ जैसे अभी कोरोना एपिडेमिक है, पेंडेमिक है, इसी तरीके से इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक है। कोई बता सकता है कि पैंडेमिक और एपिडेमिक में डिफरेंस? सर पैंडेमिक पूरे वर्ल्ड में और एपिडेमिक एक कंट्री में। ठीक है, वेरी गुड। मीन्स एपिडेमिक किसी एक पार्टिकुलर रीजन में होता है, उसको अगर वहां पर महामारी किसी एक रीजन में हो रही है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, एपिडेमिक। और ऑल ओवर वर्ल्ड में हो रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, पैंडेमिक। ठीक है। तो इंडिया में क्या क्या हो रहा था उस टाइम पर, फोर्स्ड रिक्रूटमेंट किया जा रहा था, ठीक है, इकोनॉमिक इन्फ्लेशन हो गया था, साथ ही साथ क्या होता, शॉर्टेज ऑफ फूड भी हो गया था। ठीक है, शॉर्टेज ऑफ फूड, या फिर यू में से क्रॉप्स फेल्ड। ठीक है, साथ ही साथ और क्या हुआ था, इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक था। ठीक है, तो इतने सारे प्रॉब्लम से इंडिया क्या कर रहा था, जूझ रहा था। ठीक है, उस टाइम पर सो अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 1921, हर 10 इयर्स के बाद, हर एक डिकेड के बाद, स्टार्टिंग ऑफ द डिकेड में क्या होता है इंडिया में, सेंसस किए जाते हैं। सेंसस मीन्स पॉपुलेशन काउंटिंग, और उसके क्वालिटी एंड क्वांटिटी को काउंट किया जाता है। ठीक है, तो लगभग 12 से 13 मिलियन ऐसे लोग थे, 12 to 13 मिलियन वर पेरिस्ड। ठीक है, सब इतने सारे ऐसे लोग सब मतलब को काफी दिक्कतें आई थी और बहुत लोग मारे भी गए थे। ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ फेमाइन एंड एपिडेमिक, इस एपिडेमिक की वजह से, फेमाइन की वजह से लगभग 12 to 13 मिलियन वर पेरिस्ड। ठीक है, पीपल होप दैट जो उनका जो हार्डशिप है, जो इतनी कठिन परिस्थितियों को झेल रहे हैं, वो एंड होने वाला है। क्यों एंड होने वाला है, उनको ऐसा लगता था कि वर्ल्ड वॉर 1 जब एंड हो जाएगा तो उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएगी, वो ऐसे होप में थे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, कुछ नए लीडर्स
अपीयर होते हैं, ठीक है। हमारे इंडिया में एंट्री मारते हैं कौन, महात्मा गांधी जी, ठीक है। एक हीरो की तरह एंट्री लेते हैं और फिर यहाँ से एक नया मोड़ आता है इंडियन हिस्ट्री का, ठीक है। इससे पहले गांधी जी कहाँ पर थे, अफ्रीका साउथ में, साउथ अफ्रीका। अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में थे, ठीक है। तो साउथ अफ्रीका में हियर ही सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज्ड डिफरेंट काइंड्स ऑफ सत्याग्रह, और उसमें सक्सेसफुल भी रहे थे ये, ठीक है। तो अच्छा था इनके लिए, इंडिया भी आए थे, और इंडिया में आने के बाद इन्होंने पहले क्या किया कि इंडिया के हर एक जगह को विजिट किया, देखा, लोगों को समझा, उनके प्रॉब्लम्स को समझी, और समझने के बाद इन्होंने क्या किया कि रेवोल्यूशन या फिर जो भी सत्याग्रह वगैरह है वो लॉन्च किया था यहाँ पर, ठीक है। सो द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, नाम से यहाँ पर स्पेसिफाई हो रहा है, सत्याग्रह मीन्स ये हिंदी टर्म से मिलकर के बना हुआ, सत्य मीन्स ट्रूथ, ठीक है। सत्य प्लस आग्रह ना, यस सर। सत्य मीन्स ट्रूथ एंड आग्रह मीन्स रिक्वेस्ट, ठीक है। सो अगर एक पेपर में समझ में ना आए व्हाट इज सत्याग्रह, सत्याग्रह की मीनिंग पूछ दे एग्जाम में, तो ऐसे करके तुम मीनिंग लिख सकते हो, ठीक है। रिक्वेस्ट फॉर द ट्रूथ, ठीक है। अब यहाँ नीड पर फॉर द देखो, सर्च ऑफ ट्रूथ। नीड फॉर द सर्च ऑफ ट्रूथ, वेरी गुड, ठीक है। महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1915, ठीक है। ये इंडिया में जनवरी 1915 में आते हैं। एज यू नो ही हैड कम फ्रॉम साउथ अफ्रीका वेयर ही हैड सक्सेसफुली फॉट अगेंस्ट रेसिस्ट रेजिम, ठीक है। मतलब कि वहां पर जो कलर के बीच डिस्क्रिमिनेट में, करते हाँ, थे ब्लैक एंड व्हाइट के बीच में। ब्लैक एंड व्हाइट के बीच में अपार्थेड। जो डिस्क्रिमिनेशन थी, अपार्थेड था, ठीक है। उसको वहां पर उन्होंने क्या किया था, सत्याग्रह के फॉर्म में वहां पर लॉन्च किया था, ठीक है। यस सर। ठीक है। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फेसिस द पावर ऑफ द ट्रूथ, यहाँ से ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन स्टार्ट हो जाती है। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फेसिस द पावर ऑफ द ट्रूथ एंड नीड टू द सर्च ऑफ ट्रूथ, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको अंडरलाइन कर लो अपने टेक्स्ट बुक में। इट सजेस्टेड दैट इफ द कॉज वाज ट्रू, फर्दर आगे भी नोट डाउन करते जाओ, if the cause was true, if the struggle was against injustice, then the physical force was not necessary to fight the oppressor, ठीक है। मतलब क्या है यहाँ पर कि अगर कोई सफर करने वाला व्यक्ति है, ठीक है, अगर वो सफर कर रहा है, उसका जो वो जिस लिए वो जिस किसी भी कॉज की वजह से वो सफर कर रहा है, ठीक है, और वो स्ट्रगल किसके लिए, इनजस्टिस के अगेंस्ट में है, ठीक है, तो कोई भी फिजिकल फोर्स रिक्वायर्ड नहीं है, किसी को वायलेंट होने की जरूरत नहीं है। बस हम उसकी आंखें, सामने वाले की आंखें खोलेंगे कि देखो भाई तुमने गलत किया है, अब ये करना बंद कर दो, ठीक है। सो विदाउट सीकिंग वेंजेंस और बीइंग एग्रेसिव, ठीक है, बिना किसी रिटेलिएशन के, बिना किसी एग्रेशन के सत्याग्रही क्या कर सकता है, ही कुड विन द बैटल थ्रू नॉन वायलेंस, ठीक है। मीन सत्याग्रह का एक कोर कॉन्सेप्ट क्या है, दैट यू मस्ट बी नॉन वायलेंट, ठीक है। मीन्स यहाँ पर कोई वायलेंस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सत्याग्रह का एक कोर थीम क्या था कि इन्हें कोई वायलेंस क्रिएट नहीं करना है, और गांधी जी इसी आइडिया से अपने वॉर को कंटिन्यू कर रहे थे, ठीक है। सो दिस कुड बी डन बाय अपीलिंग टू द कंसाइंस ऑफ द ऑपरेशन, पीपल इंक्लूडिंग द ऑपरेशन हैड टू बी परसुएडेड टू सी द ट्रूथ, ठीक है। जितने जितने भी लोग हैं, या फिर जो भी ऑपरेसर है, या फिर जो जिसके वजह से भी वो ऑपरेस्ड हो रहे हैं, उनको जरूरत है कि वो ट्रूथ को देखें, सच्चाई को देखें, इंस्टेड ऑफ बीइंग फोर्स टू एक्सेप्ट द ट्रूथ थ्रू द यूज ऑफ वायलेंस, ठीक है। मतलब कि वायलेंस क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, वो ऐसे भी सच्चाई को देख सकते हैं, ठीक है। बाय दिस स्ट्रगल ट्रूथ वाज बाउंड टू अल्टीमेटली triumph. महात्मा गांधी बिलीव दैट दिस धर्म ऑफ नॉन वायलेंस कुड यूनाइट ऑल द इंडियंस, ठीक है। गांधी जी को यह बिलीव था कि जो सत्याग्रह है, ठीक है, वो क्या कर सकता है, नॉन वायलेंस, जो भी नॉन वायलेंटली अगर हम सत्याग्रह को लॉन्च करते हैं, तो हर एक इंडियन को ये क्या करेगा, यूनाइट कर सकता है, ठीक है। सो आफ्टर अराइविंग इन इंडिया, महात्मा गांधी सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज सत्याग्रह मूवमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है लगभग, सर ये मैप ठीक है। क्वेश्चन के लिए भी आता है क्या? हाँ, ये मैप क्वेश्चन के लिए भी आएगा, ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो गांधी जब इंडिया में आते हैं, इससे पहले का मैं कोर तुम लोग को समझाता हूँ क्या हुआ था एक्चुअली। लखनऊ में कांग्रेस कांग्रेस का सेशन था, ठीक है, 1915 या 16 का सेशन था, ठीक है। तो फिर उस टाइम पर गांधी जी, मैंने बताया जस्ट कि वो जब 1915 में वो आए थे इंडिया में, तो ऑल ओवर इंडिया टूर कर रहे थे, देख रहे थे, और हर जगह की प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। तो उस लखनऊ के सेशन में बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट से,
ठीक है, ही वॉज राजकुमार शुक्ला। ठीक है, नाम क्या था? राजकुमार राज शुक्ला। राजकुमार शुक्ला। शुक्ला। ठीक है, राजकुमार शुक्ला। इन्होंने क्या किया था, गांधी जी को इनवाइट किया था कि आप आओ, चंपारण में आओ और यहाँ देखो कि यहाँ पर ब्रिटिशर्स या फिर जो भी प्लांटर्स हैं वो किस तरीके से लोगों को क्या कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं और यहाँ पर इंडिगो की प्लांटेशन करवा रहे हैं जबरदस्ती। ठीक है, मीन्स वहां पर ऐसा था कि लैंड का जो 3/20 पार्ट, ठीक है, यहाँ पर 3 कठिया सिस्टम चलता था। 3 कठिया सिस्टम मतलब कि इफ यू हैव 20 यूनिट्स ऑफ लैंड, देन यू हैव टू प्लांट इंडिगो ऑन 3 पार्ट ऑफ योर लैंड। ठीक है, मीन्स 3/20 पार्ट पर 3/20 पार्ट पर तुम्हें क्या करना था, इंडिगो प्लांटेशन करना था। ठीक है, तो इस वजह से और साथ ही साथ क्या था कि फार्मर्स की कंडीशन काफी डिटोरिएटेड होती जा रही थी। ठीक है, तो अब गांधी जी वहां पर विजिट करते हैं 1916 में, वेयर ही सक्सेसफुली लॉन्च्ड चंपारण सत्याग्रह इन विच ईयर, इन 1917। ठीक है, 17। इस चीज को यहाँ पर सही करना। ही ट्रेवल टू चंपारण इन 1916 बट ही लॉन्च्ड चंपारण सत्याग्रह इन 1917। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अपने बुक में या फिर कहीं पर भी तुम लिख लेना, चंपारण सत्याग्रह। मतलब सर गांधी जी चंपारण 1916 में गए थे बट उनने सत्याग्रह लॉन्च किया 1917 में। हम्म। चंपारण सत्याग्रह इन 1917। जो भी नई बुक होगी, नई टेक्स्ट बुक होगी इस बार की एनसीईआरटी की, उसने उसमें करेक्शन किया है, उसको 1917 में चेंज कर दिया है। ठीक है, ये चंपारण में जाते 1917 में, ये यहीं पर तुम कर सकते हो, 1960 की जगह पर 1917 भी लिख सकते हो। ठीक है, ताकि तुम्हें याद रहेगा। ठीक है, काटना मत, बस आगे एरो देकर के लिख देना। ठीक है, टू इंस्पायर द पेजेंट्स टू स्ट्रगल अगेंस्ट द ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम, देन इन 1917, अगेन इस ईयर को भी चेंज करो, ये 1917 नहीं होगा, ये कितना होगा, 1918 होगा। ठीक है, 1918 ही ऑर्गेनाइज्ड सत्याग्रह फॉर ऑफ द खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। ठीक है, जैसे यहाँ पर फार्मर्स को प्रॉब्लम हो रही थी, वैसे खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में भी फार्मर्स को दिक्कतें हो रही थी। वहां पर क्या था कि वहां पर क्रॉप फेलियर की वजह से, साथ ही साथ जो इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक आया था इसकी वजह से वो डिमांड कर रहे थे कि जो भी टैक्स है, जो भी रेवेन्यू वो कलेक्ट करते उसमें थोड़ा सा रिडक्शन किया जाए। ठीक है, लेकिन वहां पर ऐसा रिडक्शन नहीं हो रहा, तो गांधी जी ने उन्होंने क्या किया था, खेड़ा में सत्याग्रह किया। देन उसी सेम ईयर में 1918 में ही महात्मा गांधी ऑर्गेनाइज्ड अहमदाबाद हाँ, ही वेंट टू अहमदाबाद टू ऑर्गेनाइज सत्याग्रह मूवमेंट अमंग द कॉटन मिल वर्कर्स। ठीक है, यहाँ पर कॉटन मिल वर्कर्स ने भी क्या किया हुआ था, रिवॉल्ट किया हुआ था। इस केस में रिवॉल्ट किया हुआ था यहाँ पर कि वो डिमांड कर रहे थे सैलरी इंक्रीमेंट की। ठीक है, और वहां पर जो मिल ओनर्स थे वो सैलरी नहीं दे रहे थे, कम अमाउंट में सैलरी दे रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर भी गांधी जी ने बैक टू बैक 3 सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। सर ये तो इधर जो लिखा है मतलब कि रेवेन्यू कलेक्शन भी रिलैक्स्ड, मतलब उसका मतलब क्या है? रिलैक्स्ड मतलब कि माफ कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए कि इस बार रेवेन्यू कलेक्ट मत करो, क्योंकि हमारे पास क्रॉप नहीं हुए सही ढंग से, क्रॉप फेल्ड हो गया, एपिडेमिक आई है, तो फिर हम नहीं दे सकते अभी रेवेन्यू। मेरी कंडीशन नहीं है कि मैं तुम्हें टैक्स दूं या फिर रेवेन्यू दूं। ठीक है, ओके सर। मतलब इस तरह से गरीब हो चुके थे कि उनके पास रेवेन्यू देने के पैसे भी नहीं थे। ठीक है, और कोई डाउट तो नहीं है? सुनाओ। नो सर। रॉलेट सत्याग्रह, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाला जो मैंने मार्क किया है ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर से जरूर पढ़ो। इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं अगली क्लास में दूंगा, जब भी नेक्स्ट क्लास होगी। ठीक है, तो जो जितना मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया, ठीक है, या फिर जो मैं आज पढ़ा रहा हूँ उसको अगले क्लास में मैं तुम लोग को क्वेश्चन दे दूंगा। ठीक है, द रॉलेट एक्ट, ये एक एक्ट था जिसको कि किस नाम से जाना जाता था, और ब्लैक एक्ट। ऋषभ नहीं है क्या? और क्या हूँ। सर? ठीक है, तो इस एक्ट को क्या कहा जाता था, ब्लैक एक्ट। वाई ब्लैक एक्ट? क्योंकि अभी देखते हैं क्यों ब्लैक एक्ट कहा गया था।
ठीक है, गांधी जी काफी सक्सेसफुल हुए थे सत्याग्रह में, काफी अपने आप को खुद अच्छा फील कर रहे थे। सो गांधी जी 1919 डिसाइडेड टू लॉन्च अ नेशन वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट प्रपोज्ड रॉलेट एक्ट। ठीक है, 1919 में गांधी जी ने डिसाइड किया दैट ही विल लॉन्च अ नेशन वाइड सत्याग्रह। इससे पहले जो भी सत्याग्रह था वो कैसा था, रीजनल था। ठीक है, हर एक रीजन में अलग अलग सत्याग्रह हो रहे थे, लेकिन नेशन वाइड सत्याग्रह नहीं लॉन्च हुआ था अभी तक। मतलब कि ऑल ओवर कंट्री, ऑल ओवर इंडिया एक कॉमन फॉर्म में, कॉमन प्लेटफॉर्म पे किसी भी सत्याग्रह को लॉन्च नहीं किया था। ठीक है, सो ही डिसाइडेड टू लॉन्च अ नेशन वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट दिस प्रोपोज्ड रॉलेट एक्ट। ठीक है, अब देखते क्यों ये रॉलेट एक्ट इतना बेकार क्यों था, इसको ब्लैक एक्ट क्यों कहते थे। ठीक है, दिस एक्ट हैज बीन हर्डली पास्ड थ्रू इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, उस टाइम पर इंडिया में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल हुआ करता था, जैसे कि हम कहते हैं जिसको कि लोकसभा, राज्यसभा। ठीक है, इसी तरीके से पार्लियामेंट जिसको हम कहते हैं, उस तरीके से इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल था। ठीक है, तो वहां पर क्या किया था, जल्दी जल्दी में एक एक्ट को पास कर दिया गया था डिस्पाइट द यूनाइटेड अपोजिशन ऑफ इंडियन मेंबर्स। जितने भी इंडियन मेंबर्स प्रेजेंट थे उस काउंसिल में, ठीक है, उन्होंने काफी अपोज किया, खूब अपोज किया। मींस रेगुलरली अपोज करने के बाद भी जबरदस्ती क्या किया गया था, इस एक्ट को पास कर दिया था। किस एक्ट को, रॉलेट एक्ट को। ठीक है, इट गेव द गवर्नमेंट एनॉर्मस पावर टू रिप्रेस द पॉलिटिकल एक्टिविटी। ठीक है, इस एक्ट के थ्रू, ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको अंडरलाइन कर लेना, gave the government enormous power to repress political activities and allowed detention of political prisoner without trial for 2 years. ठीक है, so what was Rowlatt Act? तो यही चीज तुम्हें लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो रॉलेट एक्ट क्या था कि गवर्नमेंट को एनॉर्मस पावर दिया गया, ठीक है, बिल्कुल अनलिमिटेड पावर दी गई कि जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज हो रही है, जो कुछ भी मूवमेंट्स वगैरह कहीं पर किए जा रहे हैं, जो भी सत्याग्रही वगैरह है, उनको क्या करो, विदाउट एनी ट्रायल, बिना बिना किसी ट्रायल के, ठीक है, उनको क्या करो, पकड़ो और सीधे 2 साल तक के लिए जेल में डाल दो। ठीक है, ये सीन चल रहा था। कोई भी तुमसे पूछा नहीं जाएगा हाँ तुम क्यों कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, तुम इसमें इन्वॉल्व थे या नहीं थे, किसी को भी पकड़ करके जेल में डाल देना। ठीक है, सो इट वाज नोन एज ब्लैक एक्ट। So Mahatma Gandhi wanted non-violent civil disobedience against such unjust law, which would start with a हड़ताल on 6th April. ठीक है, तो ये जो रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में जो सत्याग्रह लॉन्च होने वाला था, इट वाज टू बी स्टार्टेड ऑन 6th April. ठीक है, अब देखते हैं क्या हुआ। रैलीज वर ऑर्गेनाइज्ड इन वेरियस सिटीज। ठीक है, हर एक सिटी में रैली ऑर्गेनाइज किए गए। ठीक है, वर्कर्स वर went on strike in railway workshops and shops were closed down. ठीक है, रैलीज जब भी हुआ तो जितने भी वर्कर्स थे, रेलवे के वर्कर्स हो या कोई भी वर्कर्स हो, फैक्ट्री के वर्कर्स हो, सभी ने क्या किया कि काम छोड़ दिया और स्ट्राइक पर चले गए। काम पूरा ठप हो गया, साथ ही साथ जो भी शॉप्स और दुकानें वगैरह थी सबको बंद, सब कुछ बंद हो गया। अलाउड बाय द पॉपुलर अपसर्ज एंड scared that the lines of communication such as railway and telegraph would be disrupted, the British administration decided to clamp down on the nationalist. अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को यहाँ डर हो गया था कि कहीं ऐसा ना हो कि वो कनेक्टिविटी लाइन को ही तोड़ दें, है ना, रेलवे को डिसरप्ट कर दें, या फिर टेलीग्राम, उस टाइम पर टेलीग्राम चलता था, आज मोबाइल फोन वगैरह, उस टाइम टेलीग्राम के थ्रू ही लोग कम्युनिकेट किया करते थे। ठीक है, टेलीग्राम वो ऐप वाला टेलीग्राम नहीं, उस टाइम का टेलीग्राम कुछ अलग था। ठीक है, इट वॉज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन एट दैट टाइम। ठीक है, तो कहीं ऐसा ना हो कि उसको डिसरप्ट कर दे, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इस मूवमेंट को क्लैम डाउन करने की कोशिश की। ठीक है, लोकल लीडर्स वर पिकड अप फ्रॉम अमृतसर। जितने भी लोकल लीडर्स थे उनको अमृतसर से पिकअप कर लिया गया, उठा लिया गया। ठीक है, महात्मा गांधी वाज बार्ड फ्रॉम एंटरिंग दिल्ली, और महात्मा गांधी उसी टाइम पर मुंबई से दिल्ली आ रहे थे। ठीक है, मुंबई से दिल्ली आए तो दिल्ली पहुंचने से पहले उनको ट्रेन से अरेस्ट कर लिया गया था। ठीक है, On 10th of April, पुलिस इन अमृतसर फायर्ड अपॉन अ पीसफुल प्रोसेसन। वहां पर शांति, एकदम शांतिपूर्ण तरीके से वहां पर कुछ लोग थे, जो नेशनलिस्ट लोग थे, वो क्या कर रहे थे, प्रोसेसन कर रहे थे, मींस रैली कर रहे थे, यू कैन से। ठीक है, मींस प्रोसेसन समझते हो ना, कि ग्रुप में जाकर के पीसफुल प्रोसेसन कर रहे थे। ठीक है, तो उन पर पुलिस ने क्या कर दिया था, ओपन वहां पर पुलिस ने फायरिंग कर दी थी। ठीक है, फायरिंग कर दी थी, तो इससे क्या हुआ कि वाइड स्प्रेड अटैक ऑन बैंक, रिटेलिएशन में लोगों ने क्या कर दिया कि बैंक पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। जो भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स वगैरह थी, जैसे पोस्ट ऑफिस था, रेलवे स्टेशन था,
इन सब जगह पे लोगों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, तोड़फोड़ करना स्टार्ट कर दिया। मीन्स काफी ज्यादा गुस्से में थे। एक तो कि शांति से अपना प्रोसेसन कर रहे हैं, प्रोसेसन करने के बाद फिर भी तुम उन पर गोलियां चला रहे हो, तो फिर लोगों के अंदर काफी गुस्सा आया, और गुस्सा आने के बाद ये क्या किया इन लोगों ने, तोड़फोड़ स्टार्ट कर दी। ठीक है, इसके वजह से क्या हुआ, उस अमृतसर सिटी में जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, देन मार्शल लॉ वाज इम्पोज्ड। ठीक है, मार्शल लॉ में जो कुछ भी वहां का एडमिनिस्ट्रेशन है वो किसके पास चला जाता है, आर्मी के पास चली जाती है। ठीक है, मार्शल लॉ इम्पोज्ड एंड जनरल डायर टुक द कमांड। ठीक है, यहाँ पर दो डायर के नाम आते हैं। ठीक है, एक माइकल ओ डायर, ठीक है, ये शायद 8th स्टैंडर्ड में मैंने तुमको बताया था। हाँ सर, माइकल और डॉयर ने ठीक है, तो ऑर्डर दिया था। हाँ, माइकल ओ डायर जो क्या था, लेफ्टिनेंट गवर्नर था, एलजी था। ठीक है, कहाँ का, पंजाब का। और दूसरा कौन था, जनरल डायर। जनरल डायर। जनरल डायर। जनरल डायर, इसने क्या किया था, आर्मी के कमांड को अपने कंट्रोल में लिया। ठीक है, और फिर इसने क्या कर दिया कि एक इंसिडेंट यहाँ पर किया, एक कांड कर दिया। क्या किया, देखो, ऑन 13th of April, 13 अप्रैल को फिर क्या होता है कि इन फेमस जालियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस, जस्ट अभी से कुछ दिन पहले। ठीक है, आज डेट क्या है, 17। तो आज से कितने दिन पहले, 17। 4 डेज पहले। ठीक है, किस साल में, 1919 में। ठीक है, 1919 में। सो ऑन 13th of April, इस डेट को याद रखना, 13th of April इन फेमस जालियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस। यहाँ पर एक काम करना, यहाँ पर फेमस जालियांवाला बाग मत लिख देना। बहुत लोगों का कॉपी मैं जब चेक करता हूँ तो वहां पर फेमस जालियांवाला बाग, ये फेमस कैसे है भाई, ये तो इनफेमस है ना। ठीक है, सो ऑन दैट डे अ लार्ज क्राउड गैदर्ड ऑन द एनक्लोज्ड ग्राउंड ऑफ जालियांवाला बाग। चलो मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ तुम्हें यहाँ पर, कि वहां पर एक गार्डन था जिसका नाम क्या था, जालियांवाला बाग। ठीक है, वहां पर क्या था कि बैसाखी फेयर लगता था, इस टाइम पर बैसाखी मेला लगता था। ठीक है, उस टाइम पर कम्युनिकेशन सिस्टम तो इतना स्ट्रांग था नहीं, रेडियो वगैरह ये थे, और वो भी सभी के पास नहीं था, टेलीविजन नहीं था। ठीक है, सब कुछ ना होने की वजह से आसपास के जो विलेजेस थे वहां पर ये इंफॉर्मेशन नहीं थी कि सिटी में, मीन्स अमृतसर में मार्शल एक्ट लागू है। ठीक है, उनको ये नहीं मालूम था कि वहाँ मार्शल एक्ट चल रहा है। और उन्होंने क्या किया कि बैसाखी फेयर को अटेंड करने के लिए वहां पर पहुंच गए। कौन, विलेजर्स, सराउंडिंग से जो भी विलेजर्स थे वो पहुंच गए। साथ ही साथ इसमें कुछ नेशनलिस्ट लोग भी थे जो कि ये मीटिंग करने के लिए वहां पहुंचे थे इस रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में। ठीक है, ये बात किसको पता चली, जनरल डायर को। ठीक है, और फिर क्या होता है, ऑन दैट डे अ लार्ज क्राउड गैदर्ड इन द एनक्लोज्ड ग्राउंड ऑफ जालियांवाला बाग। ये बाग, इस ग्राउंड का एक ये खासियत क्या है कि ये एनक्लोज्ड है, चारों तरफ से पैक्ड है। ठीक है, और एक एंट्रेंस है और कुछ मतलब एंट्रेंस और जो एग्जिट एग्जिट है। पॉइंट है लगभग, हाँ, बहुत ही कम है या फिर एक ही है। ठीक है, ऐसे ही कुछ है, मैं एक्चुअली नहीं जानता इस बाग के बारे में। ठीक है, so some came to protest against the government new repressive measures. Others had came to attend the annual Baisakhi fair. Being from outside the city, many villages were unaware of the martial law that has been imposed. ठीक है, तो जनरल डायर फिर क्या करता है, एंटर्ड द एरिया, इस एरिया में एंटर कर जाता है अपने सोल्जर्स को लेकर के, ब्लॉक्ड द एग्जिट पॉइंट। ठीक है, एग्जिट पॉइंट को ब्लॉक कर दिया। फिर क्या करता है, ओपन फायर कर देता है क्राउड के ऊपर, गोलियां चलाना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, बिना इंफॉर्मेशन के, बिना नोटिस दिए ये क्या करना स्टार्ट कर दिया, फायरिंग करना स्टार्ट कर दिया। और इसी जालियांवाला बाग में एक कुआं भी था, वेल भी था, जिसमें कुछ लोगों ने जान बचाने के लिए उसमें भी कूद गए, लेकिन उसमें कूदने के बाद भी वो नहीं बच पाए। ठीक है, कुछ लोग बचे होंगे, कुछ लोग, बहुत सारे लोग मारे भी गए थे। ठीक है, जिसमें कि हंड्रेड्स ऑफ लोग मारे गए। सो इस एक्ट को जो जनरल डायर है उसने क्या कहा, हिज ऑब्जेक्ट एज ही डिक्लेयर्ड लेटर was to produce a moral effect to create in the mind of सत्याग्रही a feeling of terror and awe। ठीक है, मतलब क्या कि लोगों के अंदर एक दहशत क्रिएट करना, एक टेरर क्रिएट करने का मीनिंग था कि आने वाले टाइम में अब लोग इस तरह से मूवमेंट ना करें, इस तरह से नेशनलिस्ट फीलिंग ना लाए, मींस लोगों के अंदर डर पैदा करने के लिए ये काम जनरल डायर ने किया था। As the news of Jallianwala Bagh spread, the crowds took
to the street in many North Indian towns. हर एक जगह पे नॉर्थ इंडिया में लगभग बहुत सारे लोग क्या हो गए थे, रोड पर आए थे, स्ट्रीट में आए थे, प्रोटेस्ट करने लग गए थे. There were strikes, clashes with the police and attack on the government buildings. ठीक है, मींस अब और भी ज्यादा वायलेंट तरीके से लोग प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिए थे. ठीक है, द गवर्नमेंट रेस्पॉन्डेड विद ब्रूटल रिप्रेशन seeking to humiliate and terrorize people. सत्याग्रही were forced to rub their nose on the ground. ठीक है, अब पुलिस ने भी उतने ही कड़ाई से क्या करना स्टार्ट कर दिया, उनको रिप्रेस करना स्टार्ट कर दिया. ठीक है, उनको ह्यूमिलिएट करना, उनको टेरराइज करना. ठीक है, और जो भी सत्याग्रही थे उनको रोड पर अपनी नाक रगड़वाते थे. ठीक है, इस तरीके से स्टार्ट कर दिया था इन लोगों ने. ठीक है, और जितने भी साहिब थे, मींस जो भी पुलिस के हेड वगैरह थे, उनको सलाम करना था, सैल्यूट करना था. ठीक है, पीपल वेयर फ्लॉज्ड एंड विलेजेस वेयर बॉम्ब्ड. ठीक है, जो एक विलेज है गुर्जन वाला, जो कि आज पाकिस्तान में है. ठीक है, वहां पर बॉम्बिंग भी कर दी गई थी. ठीक है, सीइंग द वायलेंस स्प्रेड, महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट. ठीक है, और जो ये कौन सा मूवमेंट चल रहा था, रॉलेट सत्याग्रह. ठीक है, इसको गांधी जी ने क्या कर दिया, हाँ, कॉल ऑफ कर लिया, इसको वापस ले लिया. क्यों वापस ले लिया, क्योंकि यहाँ पर क्या स्टार्ट हो गया था, वायलेंस स्टार्ट हो गई थी. वायलेंस स्टार्ट हो गया था. ठीक है, हाँ. So while the Rowlatt Satyagraha had been widespread movement, it was still mostly in the cities and town. ठीक है, ये अभी तक कहाँ पर सीमित था, केवल सिटीज और टाउन तक ही सीमित था. ठीक है, यहाँ पर अभी भी ये मूवमेंट या फिर लोग यूनाइट होकर के विलेजेस तक नहीं पहुंच पाया था. क्यों नहीं पहुंच पाया था, क्योंकि मोड ऑफ कम्युनिकेशन उतना अच्छा उस टाइम पर नहीं था. ठीक है, सो महात्मा गांधी नाउ फेल्ट द नीड टू लॉन्च अ मोर ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट इन इंडिया. और सोचने लगे कि अब ऐसा मूवमेंट लॉन्च करना है जो कि और भी ज्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करें. ठीक है, मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग इसमें पार्टिसिपेट करें. बट इट वाज certain that no such movement could be organized without bringing Hindus and Muslims together. ठीक है, अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं. 1936 में क्या हुआ था, कोई याद करो 8th क्लास के थीम को, अगर किसी को याद हो तो. एक अलग स्टेट की डिमांड उठी थी, ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल. सर 1905 में था ना. हाँ, 1905 में उठा था ना. तो फिर वहां पर क्या हुआ था, मुस्लिम्स डिमांड कर रहे थे ईस्ट बंगाल के लिए, और हिंदूज को क्या कहा गया था कि आपको वेस्ट बंगाल में रहना है. ठीक है, ईस्ट बंगाल मींस जो आज बांग्लादेश है. ठीक है, तो इसके वजह से फिर ब्रिटिशर ने क्या किया था, डिवाइड एंड रूल. हिंदू और मुस्लिम को डिवाइड करो और फिर रूल करो. ठीक है, तो यहाँ पर मुस्लिम्स लोगों ने क्या किया था, हिंदू से अलग होकर के, कांग्रेस से अलग होकर के एक अलग अपना सेटअप कर लिया था ऑर्गेनाइजेशन. उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या था, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग. ऑल इंडिया मुस्लिम लीग. वेरी गुड. ठीक है, हाँ, तो तभी से हिंदू और मुस्लिम दोनों अलग अलग अपनी लड़ाइयां लड़ रहे थे. ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ था कि अब गांधी जी ने ये सोचा कि जब तक ये दोनों अलग है तब तक ये ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट स्टार्ट करना पॉसिबल नहीं है. ठीक है, लेकिन फॉर्चुनेटली क्या हुआ कि मुस्लिम्स भी क्या हो गए, हिंदूज के साथ आ गए. ठीक है, मीन्स हिंदू और मुस्लिम दोनों यूनाइट हुए. क्यों यूनाइट हो गए, तो इसका रीजन मैंने लास्ट के क्लास में बताया था कि क्या हुआ था. वर्ल्ड वॉर 1 में टर्की हार गई थी और ब्रिटिश उनके ऊपर हार्श ट्रीटी लगा दी थी, और जिसके वजह से मुस्लिम जो इंडिया में मुस्लिम थे उनको भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हो गए. हेलो सर. सर. Hello, sir. Sir, your voice is not coming. Sir, your voice is not coming properly.
ओके, अब ठीक है। यस सर। यस सर। ये इसमें गूगल मीट में ये प्रॉब्लम तो नहीं आती है ना, बीच बीच नहीं में सर, क्रैश नहीं कर आती। जाना ऐप? ठीक है, अब नहीं से सर, गूगल नहीं मीट पर आती ही है। क्लास होगी अब से, ठीक है। चलो मैं फिर से ब्रॉडकास्ट कर ओके रहा हूँ। सर। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, खिलाफत इशू बताया था। एनीवन प्लीज, लास्ट कहाँ तक बताया था? सर सर आपने वो आपने बताया था कि कैसे ब्रिटिश ने ऑटोमन कैसे? एम्पायर को हराया था। यस सर। ठीक है। तो अब जैसे मुस्लिम्स के भी का एंगर किसके अगेंस्ट में था? ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में था, ठीक है। तो फिर गांधी जी को क्या मिला? एक अपॉर्चुनिटी मिली कि मौका हिंदू और मिला मुस्लिम को, मुस्लिम और हाँ, एक साथ लाना। एक साथ यूनाइट करने का मौका मिला, ठीक है। और गांधी जी इसी मौके की तलाश में थे, ठीक है। और ही ब्रॉड ऑल ऑफ देम अंडर वन अम्ब्रेला, ठीक है। लाने के बाद फिर क्या हुआ कि the First World War had ended with the defeat of Ottoman Turkey, and there were rumors that harsh peace treaty was going to be imposed on Ottoman Emperor, the spiritual head of Islamic world, ठीक है। तो यहाँ पर इसको अंडरलाइन कर लेना, व्हाट वाज खिलाफत इशू के फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। द खिलाफत कमिटी वाज फॉर्म्ड इन बॉम्बे इन मार्च 1919, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको डबल अंडरलाइन कर लो। The Khilafat Committee was formed in Bombay in March 1919 by two brothers named Muhammad Ali and Shaukat Ali, ठीक है। दो ऐसे थे अली ब्रदर्स, मोहम्मद अली एंड शौकत अली, जिन्होंने क्या किया कि इस के लिए खिलाफत इशू के लिए इसने क्या किया, खिलाफत कमेटी बनाई। वेयर? इन मुंबई। इन विच ईयर? 1919, ठीक है। began discussing with Mahatma Gandhi about the possibility of united mass action on the issue, and Gandhiji saw this as an opportunity to bring Muslims under the umbrella of a unified national movement, ठीक है। At the Calcutta session of Congress in September 1920, he convinced other leaders of the need to start a non-cooperation movement in support of the Khilafat as well as for Swaraj, ठीक है। अब जब दोनों एक साथ आ गए थे, कौन कौन से? हिंदूज एंड मुस्लिम्स दोनों एक साथ आ गए थे, ठीक है। जब दोनों एक साथ आ गए थे तो फिर गांधी जी ने क्या किया कि उस टाइम पर पॉलिटिकल पार्टीज में से जो मोस्ट प्रोमिनेंट था वो कौन सा था? कांग्रेस। कांग्रेस सेशन के बारे में मैंने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ाया था कि हमेशा एनुअल सेशन हुआ करते थे और स्पेशल ओकेजन पर कभी कभी बाद में भी सेशन हो जाया करता था, ठीक है। तो यहाँ पर 1920 के कैलकाटा सेशन में इसको याद रखना, ठीक है। तो अदर लीडर्स, जो भी कांग्रेस के लीडर्स थे, उनको कन्विंस किया कि अब हमें क्या करना चाहिए, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करना चाहिए क्योंकि अब हमारे पास बहुत सारे लोग हैं, हमारे पास बहुत सारे लोगों का सपोर्ट भी है, ठीक है। तो ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, किसके किसके सपोर्ट से स्टार्ट हुआ था? हिंदूज के सपोर्ट से एज वेल एज मुस्लिम्स के सपोर्ट से मुस्लिम के स्टार्ट हुआ सपोर्ट था, से। ठीक है। फिर अगर यहाँ पर तुम्हें नॉन कोऑपरेशन के बारे में पूछा जाए तो यहाँ नाम से ही क्या स्पेसिफाई हो रहा है? दैट यू हैव नॉट टू कोऑपरेट, वी हैव नॉट टू कोऑपरेट। कोऑपरेट करने का मतलब क्या है कि हम ब्रिटिशर को कोऑपरेट नहीं करेंगे। मींस गांधी जी कहीं ना कहीं गांधी जी ने अपनी बुक में हिंद स्वराज में 1909 में जो बुक लिखी थी उन्होंने, उसमें ये लिखा था कि ब्रिटिशर्स आर सर्वाइविंग इन इंडिया ओनली बिकॉज वी आर कोऑपरेटिंग देम, ठीक है। अगर हम उनको कोऑपरेट करना बंद कर दें, उनको हेल्प प्रोवाइड करना बंद कर दें, तो कुछ ही दिनों में उनकी गवर्नमेंट कोलैप्स हो जाएगी और वो इंडिया छोड़ करके चले जाएंगे, ठीक है। सो व्हाई नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो, ठीक है।